ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे 1945 के उस दौर में चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ है और भारत में एक ऐसा उथल-पुथल भरा माहौल बन रहा है जिसने हमारी आज़ादी तो पक्की कर दी, लेकिन साथ ही देश के विभाजन को भी टाला नहीं जा सका। हम 1945 से 1946 के बीच की घटनाओं को एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखने वाले हैं, जहां ताश के पत्तों की तरह एक घटना ने दूसरी को ट्रिगर किया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। अक्टूबर 1946 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक बहुत ही हताश करने वाली बात मानी। उन्होंने कहा, भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति खुद मान रहा है कि उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। साम्राज्य सचमुच भीतर से दरक रहा था। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? 1945 तक आते आते ब्रिटेन पर भारत का लगभग 1.2 बिलियन पाउंड का भारी भरकम कर्ज हो चुका था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। विश्व युद्ध तो वो जीत गए, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके थे। सच कहें तो अब उनके पास भारत जैसे विशाल साम्राज्य को जबरन संभालने के लिए न तो आर्थिक संसाधन बचे थे और ना ही फौजी ताकत। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हम किन मुख्य बातों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे युद्ध के बाद हुए वैश्विक सत्ता परिवर्तन से, फिर बात करेंगे चुनावों और आईएनए मुकदमों की, उसके बाद सर्दियों में हुए जबरदस्त जन उभार, कैबिनेट मिशन योजना और अंत में कैसे अंतरिम सरकार और सांप्रदायिकता ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं युद्ध के बाद के इस सत्ता परिवर्तन और वैश्विक बदलावों की। दुनिया भर में समीकरण तेजी से बदल रहे थे। ब्रिटेन का वो पुराना दबदबा अब नहीं रहा। उसकी जगह अमेरिका और सोवियत संघ नई सुपर पावर्स बन के उभरे, और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही भारत की आज़ादी के पक्ष में थे। उधर ब्रिटेन में खुद तख्ता पलट हो गया। क्लेमेंट एटली की नई लेबर पार्टी सरकार में आ गई, जो हमारी मांगों के प्रति थोड़ी नरम थी। और जैसा कि हमने पहले देखा, ब्रिटिश खजाना खाली था, सेना थक चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भारत में 1942 से भी बड़े एक और कांग्रेस विद्रोह का खौफ सताने लगा था। इसी खौफ के बीच आता है हमारा दूसरा अहम पड़ाव, चुनाव और आईएनए मुकदमे, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। नवंबर 1945 का वो समय याद कीजिए। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए के 3 अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा था। प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये सिर्फ 3 नाम नहीं थे। एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख का एक साथ कटघरे में खड़ा होना देश के लिए राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। उस वक्त तक राजनीति में इतना सांप्रदायिक जहर नहीं घुला था और पूरे देश में एक गजब की राष्ट्रवादी लहर दौड़ गई। और इस मुकदमे की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इसने भारत के लगभग हर राजनीतिक धड़े को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एकजुट कर दिया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदी महासभा, सबके सब एक सुर में आईएनए अधिकारियों के समर्थन में आ गए। बचाव के लिए जो कमेटी बनी, उसमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और खुद जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज वकील शामिल थे। बहस अब इस बात पर नहीं थी कि सेना के नियम क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर थी कि ब्रिटेन को भारत के लोगों का फैसला करने का आखिर हक किसने दिया है। यही वो अभूतपूर्व एकजुटता थी जिसने 1945-46 की सर्दियों में उन विशाल जन उभारों की नींव रखी। ये समर्थन सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं था, बल्कि सड़कों पर उतर आया था। घटनाओं की रफ्तार देखिए। 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में छात्रों ने आईएनए मुकदमों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, जो पुलिस के साथ हिंसक झड़प में बदल गया। फिर 11 फरवरी 1946 को उसी कलकत्ता में आईएनए अधिकारी राशिद अली की सजा के खिलाफ फिर से आग भड़क उठी। और फिर ठीक एक हफ्ते बाद 18 फरवरी 1946 को बंबई में एक ऐसी बगावत हुई जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। बंबई नौसेना हड़ताल। HMIS तलवार जहाज के करीब 1100 सैनिकों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, बगावत कर दी। वजह क्या थी? नस्लीय भेदभाव, अफसरों का बुरा बर्ताव और बेहद खराब खाना। लेकिन इस विद्रोह की सबसे खूबसूरत और प्रेरणादायक बात यह थी कि उन सैनिकों ने जहाज पर कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा चांद तारा वाला झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया हथौड़ा वाला झंडा एक साथ फहरा दिया। ये कोई आम हड़ताल नहीं थी, ये एक हथियारों से लैस संयुक्त चुनौती थी, जो देखते ही देखते बाकी बंदरगाहों तक भी फैल गई। अब एक तरफ तो सड़कों पर ये गजब की एकता दिख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति एक अलग ही दिशा में जा रही थी। चलिए देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना को।
सड़कों की उस एकजुटता से एकदम उलट मतपेटियों में जो परिणाम निकले वो चौंकाने वाले थे। 1945-46 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो एक बहुत ही गहरा ध्रुवीकरण साफ दिखाई देता है। कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी अपना दबदबा साबित किया और मुसलमानों के लिए रिजर्व सीटों पर लगभग 86.6% वोट झटक लिए। असल में ये साफ हो चुका था कि दोनों प्रमुख समुदाय राजनीतिक रूप से अब बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर मजबूती से खड़े थे। इन्हीं बटे हुए नतीजों के बीच ब्रिटिश सरकार ने शांति से सत्ता सौंपने का एक आखिरी संवैधानिक दांव चला, 1946 का कैबिनेट मिशन। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, इन 3 बड़े नेताओं का एक हाई पावर दल भारत आया। इनका मकसद था किसी तरह भारत को टूटने से बचाना और एक ऐसा संघीय ढांचा तैयार करना जहां एक अलग पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। अब ये जो कैबिनेट मिशन की योजना थी ना, ये काफ़ी पेचीदा थी। इसमें भारत के प्रांतों को 3 हिस्सों या ग्रुप्स में बांटा गया था। ग्रुप ए में यूपी और बॉम्बे जैसे हिंदू बहुल प्रांत थे, ग्रुप बी में उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत और ग्रुप सी में उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत। एक तरह से ये प्रांतीय आज़ादी और एक मजबूत साझा केंद्र के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी, जिसमें एक संविधान सभा बनाने का भी प्रस्ताव था। लेकिन हुआ क्या? विडंबना देखिए, एक ही दस्तावेज और उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं। मूल स्रोतों के मुताबिक कांग्रेस का मानना था कि ये जो प्रांतों का ग्रुप बनाना है ये पूरी तरह ऐच्छिक है, मतलब शामिल हों या ना हों, और वो एक बहुत मजबूत केंद्र सरकार चाहते थे। वहीं मुस्लिम लीग ने इस ग्रुपिंग को एकदम अनिवार्य मान लिया। उनके लिए तो ये पाकिस्तान बनाने की दिशा में एक सीढ़ी थी। इसी मतभेद ने पूरी योजना की धज्जियां उड़ा दी। तो चलिए अब आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं, अंतरिम सरकार का गठन और वो भयानक सांप्रदायिक गतिरोध। जब टेबल पर बातचीत फेल हो जाती है तो सड़कों पर खून बहता है। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान से अपना समर्थन वापस ले लिया और सीधा डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे इतने खौफनाक थे कि कलकत्ता, नोआखली और बिहार में अभूतपूर्व दंगे भड़क उठे। 19वीं सदी के अंत में जो सांप्रदायिकता की छोटी सी चिंगारी भड़की थी, वो अब एक बेकाबू आग बन चुकी थी, जिसने हजारों मासूमों की जान ले ली। चारों तरफ मचे इस कत्लेआम के बीच 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामलों के प्रमुख बने। सरदार पटेल को गृह और सूचना मंत्रालय मिला और बाद में मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान वित्त मंत्री बन गए। कागज पर देखने में तो ये एक मिलीजुली सरकार लग रही थी, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही असहज और जबरदस्त साथ लाया गया गठबंधन था। मुस्लिम लीग सरकार में तो आ गई, लेकिन उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार जारी रखा और तो और डायरेक्ट एक्शन वाला प्रस्ताव भी वापस नहीं लिया। ऊपर से वित्त मंत्री होने के नाते लियाकत अली खान ने बाकी मंत्रालयों का बजट रोक रोक कर उनका काम करना बहुत मुश्किल कर दिया। नतीजा, पूरी सरकार ठग पड़ गई। प्रशासन का चक्का एकदम जाम हो गया। शांति से एक अखंड भारत को सत्ता सौंपने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। और आखिर में ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। 1945-46 का वो दौर, जिसकी शुरुआत INA मुकदमों के दौरान उस कमाल की हिंदू मुस्लिम सिख एकता के साथ हुई थी, वो सिर्फ कुछ ही महीनों में इतने भयानक और अपरिवर्तनीय सांप्रदायिक बंटवारे पे कैसे खत्म हो गया? ये वो दुखद डोमिनो इफेक्ट है जिसने हमारे आधुनिक इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपको उस जटिल दौर को समझने में मदद मिली होगी।